Hello everyone, this is I am learner and here I am going to teach you principle of management for class 11th सॉरी 12th। तो हमने अब तक काफ़ी कुछ नहीं पढ़ा, खाली प्रिंसिपल मैनेजमेंट का थोड़ा स्टार्ट ही करा है। कॉन्सेप्ट हमने पढ़ चुके हैं, नेचर हमने पढ़ लिया था, सिग्निफिकेंस भी ऑलमोस्ट कंप्लीट ही था, बस के 3-4 पॉइंट डिस्कस करने रह गए थे। लास्ट के साइंटिफिक डिसीजन। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं वो साइंटिफिक बेस्ड इसलिए माने जाते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट बनाए गए हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं, एग्जांपल मैं दूंगा आपको, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी। जब हम मैनेजमेंट में होते हैं, किसी टीम या में होते हैं, तो हमें कंपनी के लिए कमिटमेंट की भावना होनी चाहिए, और वो तब आती है जब हमें यूनिटी हो। यूनिटी का मतलब हो गया एकता। अगर हमें एकता होगी तो हम बाकी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के, फॉर एग्जाम्पल के लिए सेल्स मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एट्सेट्रा अचीव कर लेंगे। तो इसलिए हम साइंटिफिक डिसीजन इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें प्रिंसिपल जो दिए गए हैं बहुत ज़्यादा रिजिड भी नहीं है, मगर ये रियलिस्टिक है, बैलेंस्ड है और फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस। कोई किसी के पर्सनली बायसनेस नहीं आ सकती इसमें। हालांकि हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। मीटिंग द चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट। मैनेजमेंट प्रिंसिपल प्रोवाइड्स एन इफेक्टिव एंड डायनामिक लीडरशिप एंड हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्लीमेंट द चेंजेस। जैसा कि हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। कोई अपना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चेंज करता है, कोई मैनेजमेंट रिस्ट्रक्चर होता है, किसी कंपनी का मर्जर होता है, 2 कंपनीज का, या डीमर्जर होता है, तो उसमें बहुत सारे मैनेजमेंट के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में चेंज आते हैं। और इन चेंजेस को मीट करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है? हमें ज़रूरत होती है एक डायनामिक लीडरशिप की। डायनामिक लीडरशिप आती है एक डायनामिक लीडर से। अगर हमारा लीडर डायनामिक है, डायनामिक होने का मतलब है जो चेंजेस के अकॉर्डिंग ढल सके। अगर वो चेंजेस के अकॉर्डिंग नहीं ढल सकता तो फिर मैनेजमेंट का टिक पाना मुश्किल है, और मैनेजमेंट अगर अच्छा नहीं होगा तो कंपनी भी इंडस्ट्री में नहीं टिक पाएगी। तो इसके लिए एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हालांकि हम जानते हैं मैनेजमेंट जो होती है वो केवल कंपनी के लिए काम करती है, लेकिन मैनेजमेंट केवल कंपनी तक स्कोप नहीं होता उसका उसके एम्प्लॉयज़ के साथ भी होता है। तो मैनेजमेंट में अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं तो हमें कई चीज़ों का ध्यान रखना होता है। हमारे आसपास का पोल्यूशन नहीं होना चाहिए ज़्यादा। स्कूल कॉलेजेस के पास में ज़्यादा ऐसा पोल्यूशन वाली अगर हमने फैक्ट्री सेटअप कर रखी तो वो नहीं करनी चाहिए। वैसे इसके लिए लॉज होते हैं, एनवायरमेंटल लॉस में ये लिखा होता है साफ साफ कि 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर इतने एरिया तक आप किसी भी अल्कोहलिक शॉप या केमिकल फैक्ट्री नहीं लगा सकते। तो कुछ काम तो हम लॉस के अकॉर्डिंग करते हैं, और इसलिए हमें फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि आप देखते हैं CS, एक नया कॉन्सेप्ट आया है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR। ये न्यू कंपनीज एक्ट में आया था। तो इसमें था ये कि पहले तो लोग इसे अपनी इच्छा से करते थे, मगर अब गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया था कुछ अलग कंपनीज़ के लिए। फिलहाल वो तो बात अलग है। अगर हम बिज़नेस मैनेजमेंट की बात करें तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में कई सारी कंपनीज़ अपनी तरफ से लगाती हैं। जैसे कि बहुत सारी मामा अर्थ पेड़ उगाने के लिए काम करते हैं, और जो डाबर है वो भी कई सारे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करते हैं। मतलब बहुत सारे NGOs ही होते हैं। टाटास के बहुत सारे NGO चल रहे हैं जो बहुत सारे नीडी पीपल की हेल्प करते हैं। इस तरह से कई लोग अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन, रिसर्च। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग द एरिया इन विच एग्जिस्टिंग फ्यूचर मैनेजर्स शुड बी ट्रेंड। दे शुड बी प्रोवाइड द बेसिस फॉर फ्यूचर रिसर्च। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए, और वो हेल्पफुल कैसे होते हैं? जिससे कि हम आइडियाज़ आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एरियाज़ जिसमें जो आने वाले फ्यूचर के मैनेजर्स हैं उन्हें ट्रेन करा जा सकता है।
मैनेजमेंट प्रिंसिपल ही वो है जिसके ऊपर हम फ्यूचर की रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि आने वाला जो टाइम है वो मैनेजमेंट का है। और हालांकि हम देखते हैं वैसे मैनेजमेंट शुरू में भी था और लास्ट में भी था और आगे भी रहेगा। जब स्टार्टिंग में मैनेजमेंट होता था, मतलब ब्रिटिशर्स के आने से पहले, वो अलग अलग राज्य के राजा करते थे, उन्हीं का काम था मैनेजमेंट का, उनका एडमिनिस्ट्रेशन करना। लेकिन जब थोड़े टाइम बाद ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स के ईस्ट इंडिया कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन करने लगी इसका, और उसके बाद में फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करने लगी। तो मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, ये कई हज़ार सैकड़ों साल से चलता आ रहेगा। जैसे जैसे ह्यूमन लाइफ सरवाइव करी है तब से मैनेजमेंट है। अगर हम इवन एक छोटी सी शॉप में भी जाते हैं तो वहाँ भी हम मैनेजमेंट देखते हैं कि जैसे उन्होंने दुकान पे चीज़ें सजा रखी होती हैं। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिकल्स की शॉप है तो वहाँ पे उन्होंने वायरिंग का एक अलग से सेक्शन बना रखा होता है, बल्ब अलग जगह होते हैं, LED लाइट्स अलग रखी होती हैं, फ़ैन अलग होते हैं। मतलब एक एरिया होता है जिसमें हम आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस जगह पर हमें क्या सामान मिलेगा। और छोटी सी शॉप से लेकर कंपनीज़ तक में, कंपनीज़ में तो होता ही है, कंपनीज़ में अलग से इनके लिए कई लोग BPO भी करते हैं। BPO मतलब बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जो आपने कभी 11th क्लास में शायद पढ़ा हो, और अगर नहीं पढ़ा है तो आगे ज़रूर पढ़ेंगे। ठीक है। अब देन फ्यूल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले फ्यूल के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जानने से पहले हमें फ्यूल के बारे में जानना चाहिए। हेनरी फ्यूल गॉट डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग एंड जॉइंड फ्रेंच माइनिंग कंपनी इन 1860 एज एन इंजीनियर। हेनरी फ्यूल के बारे में ये बोला जाता है कि इन्हें फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट या फादर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने ही मैनेजमेंट के लिए काफ़ी चीज़ें करी हैं। उनको माइनिंग इंजीनियर में डिग्री मिली थी, उन्होंने फ्रेंच माइनिंग कंपनी ज्वाइन की थी 1860 में एज एन इंजीनियर, और वो उन्होंने अपनी पोजीशन में इतना अच्छा काम करा था कि इनको 1988 में मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया जाता था। मैनेजिंग डायरेक्टर का मतलब आप ऐसे ही बहुत समझ लीजिए, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में भी सबसे हाईएस्ट पोजीशन है मैनेजिंग डायरेक्टर की। When the company was on the verge of bankruptcy, जब कंपनी बैंक्रप्सी मतलब बैंकिंग के हालात बहुत खराब हो गए थे, he accepted the challenge and by using rich and broad administrative experience, he turned the fortune of the company. उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन से उस कंपनी की ये जो हालात थे बिल्कुल बदल दिए। उन्होंने सारे चैलेंज एक्सेप्ट करे। इस बुक में ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उन्होंने ही असेंबली लाइन भी इन्वेंट करी थी। पहले की जो कार्स थी उन्हें बनने में 6 महीने लगते थे, मगर जो असेंबली लाइन उन्होंने इन्वेंट करी थी उससे वही कार्स केवल 12 घंटे में तैयार हो सकते थे। आप देख सकते हैं, एक तरफ 6 महीने लग रहे हैं, एक तरफ 12 घंटे। देयर इज़ नो डिफरेंस। बिल्कुल ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और लेकिन उन्होंने कोई इन्वेंटर नहीं थे, उन्होंने उसी टेक्निक को एक इस तरीके से अप्लाई करा कि जिसमें व्हील्स कोई और लगाएगा, कंपनी के स्टीयरिंग कोई और बदलेगा, ऐसे ऐसे करके, मतलब जो भी ये काम करेगा वो अपने काम में स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने मशीनरी का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का बहुत सारा लिया, और इनकी इसी कंट्रीब्यूशन की वजह से हम उन्हें आज फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी कहते हैं। और उन्होंने टोटल 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे, जो तब से लेकर अब तक चलते आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहला था और सबसे बेहतरीन भी मुझे लगता है, डिवीजन ऑफ वर्क। वर्क इज़ डिवाइडेड इन स्मॉल टास्क जॉब एंड ईच वर्क इज़ डन बाय ट्रेंड स्पेशलाइज्ड which leads to greater efficiency, specialization, increased productivity and reduction of unnecessary wastage and movements. उन्होंने असेंबली लाइन में यही करा,
उन्होंने जितना भी काम था पहले ऐसा था कि जो स्टीयरिंग बदल रहा है वही कार का टायर भी चेंज कर रहा है। तो उन्होंने बोला ऐसा नहीं है, अगर आपको एक काम करना है तो फिर वो आप एक ही काम कीजिए, अच्छे से करिए। मगर तो उसमें हुआ ये कि जब हम एक ही काम को लगातार करते रहते हैं, अब मान लीजिए किसी का काम था कार के टायर चेंज करना, अगर वो इसी काम को करता रहता है और लगातार करता रहता है, मतलब उसका जितने भी 12 आवर्स या 10 आवर जितने भी वर्किंग आवर्स में काम करता है वो ये एक ही तरह का काम करता है, तो वो उसी जगह स्पेशलाइज हो जाता है बहुत बढ़िया तरीके से। और स्पेशलाइज्ड होने के बाद उसके काम में एफिशिएंसी आ जाती है, इफ़ेक्टिवनेस आ जाती है, जिससे वो कम टाइम में कम कॉस्ट में काम कर देता है। और ये प्रिंसिपल, जो पहला प्रिंसिपल है वो हमें यही समझाता है कि काम एक बंदे से, एक आदमी से अगर आप 10 काम कराओगे तो वो कभी एफिशिएंसी नहीं होगा। अगर आप खुद भी पढ़ाई भी कर रहे हो, फ़ोन भी चला रहे हो, टीवी भी देख रहे हो, तो आप ये पाओगे ना तो आप टीवी देख पा रहे हो ठीक से, ना फ़ोन चला पा रहे हो, और पढ़ाई तो 0.01% है अगर आपने एक वर्ड भी ढंग से पढ़ा हो तो इसलिए एक टाइम में हमेशा एक ही काम करना चाहिए। ये प्रिंसिपल हमें यही चीज़ सिखाता है, डिवीज़न ऑफ वर्क। एक आदमी से हम एक काम लेंगे एक ही वक्त पे। और सेकंड प्रिंसिपल है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें 2 वर्ड यूज़ करे गए हैं, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले अथॉरिटी का मीनिंग समझ लेते हैं। अथॉरिटी का मतलब है पावर टू टेक डिसीजन। जो हम डिसीजन लेते हैं क्या उसके पास हमारी पावर होनी चाहिए। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है ऑब्लिगेशन। मान लीजिए कि आपको स्कूल में कोई भी होमवर्क मिलता है, स्कूल्स में तो क्या ही काम होगा, होमवर्क देंगे ज़्यादा से ज़्यादा या कुछ याद करने को, जो भी होमवर्क मिला हो या प्रोजेक्ट मिला हो, तो फिर वो एक बार टीचर ने जैसे ही वो बोला तो वो आपकी ऑब्लिगेशन है, मतलब आपको करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, आपके मार्क्स काट दिए जाएंगे। तो ऐसे ही होता है। और अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमें ये सिखाता है कि अगर आप अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होते हैं उनको अगर हम देते हैं तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम केवल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें। मान लीजिए कि मेरी एक कंपनी है ABC एंड कंपनी, और मैंने एक चार्टेड अकाउंटेंट को हायर करा फॉर मेंटेनिंग माई अकाउंट्स। ओके, अब वो चार्टेड अकाउंटेंट काम है कि मेरे अकाउंट्स मेंटेन करना, मेरे बिल्स देखना, वाउचर्स देखना, और उन सबको एक ही जगह पे एंट्री कर देना, ट्रायल बैलेंस बनाना, जैसा कि आप अकाउंटेंसी में करते होंगे, और फाइनल अकाउंट बनाना। मगर मान लो मैंने उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, और सैलरी वगैरह तो वो चीज़ अलग बात है, लेकिन मैंने वो अथॉरिटी नहीं दी। मैंने कहा कि मेरे अकाउंट में हाथ मत लगाना जब तक मैं ना कहूँ, और मेरी चाबी मेरे पास रहती है हमेशा अकाउंट्स के। तो बताइए, उसके पास अथॉरिटी नहीं है मगर फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब वो बेचारा करेगा तो करेगा कैसे। तो इसीलिए कहा जाता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर गो हैंड बाय हैंड। मतलब अगर अथॉरिटी जाती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसके साथ होती है, और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो अथॉरिटी भी उसके साथ जाती है। More responsibility without authority make an executive less interested in discharging his duties. Similarly, giving authority without assigning responsibility makes him arrogant, and there is a fear of misuse of power. अब इसमें सिचुएशन को थोड़ा रिवर्स करते हैं। इस बार मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी, मैंने अथॉरिटी दे दी। मैंने उसे कहा ये रही चाबी, ये रहे अकाउंट्स, मगर मैंने उसे बताया नहीं तो मेरा काम ये है अकाउंट्स मेंटेन करना। तो वो अब करता क्या है, वो अब जाता है ऑफिस में, अपना जहाँ पे अकाउंट्स मेंटेन करते हैं वो रूम खोलता है, और वहाँ पे चेयर लगा के सो जाता है। तो अब बताओ, उसमें उसकी तो कोई गलती नहीं, क्योंकि मैंने उसे काम बताया ही नहीं। और अगर मैं ये कहूँगा कि मैंने तुम्हें ये चाबी दी थी इस रूम में जाकर अकाउंट्स मेंटेन करने को, तुम यहाँ सो रहे हो, मिसयूज़ कर रहे हो, या फिर वो मेरी ही इंफॉर्मेशन को लेकर किसी और के साथ में इनसाइडर ट्रेडिंग कर देता है, तो ये चीज़ें गलत हैं। तो
इसलिए बोला जाता है अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा साथ साथ देनी चाहिए। डिसिप्लिन, द ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशन रूल्स बाय द subordinates. Discipline requires good supervisors at all levels, clear and fair agreement, judicious applications of penalties. एक सुपरवाइज़र जो होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, अगर जो मिडल लोअर लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं उनको बोलते हैं सुपरवाइज़र्स, जो अपने अंडर सबॉर्डिनेट्स जिन्हें हम बोलते हैं वर्कर्स, उनको हैंडल करते हैं। तो वो डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए कई बार उनके ऊपर पेनल्टीज़ भी लगाते हैं कि मान लीजिए अगर कोई वर्कर है वो सबके साथ कोऑपरेशन नहीं करता हैगा, लड़ाई झगड़ा करता हैगा, कभी कभी चीज़ें तोड़ देता है, तो हम उसके ऊपर पेनल्टीज़ लगा सकते हैं। और वो पेनल्टीज़ क्यों लगाई जा रही हैं? ताकि ऑर्गेनाइजेशन का डेकोरम मेंटेन रहे, वहाँ पे डिसिप्लिन रहे। और एक अच्छे सुपरवाइज़र का काम है कि वो किसी भी लेवल के काम करे, उसके जो एग्रीमेंट्स हो काम करने के वो फेयर हो, क्लियर हो और जुडिशियल एप्लीकेशन दे। जुडिशियल एप्लीकेशन का मतलब है अपनी न्यायप्रियता दिखाए। और देन उम्मीद है कि आपको ये तीनों प्रिंसिपल अब समझ में आ गए होंगे। बचे हुए जो प्रिंसिपल्स हैं वो हम आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जो आपको अच्छा लगा वो बताइए, और कोई चेंज करना हो तो वो भी बताइए। थैंक यू वेरी मच। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।